बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसकी दो बेटियां थी, मीना और नीना, जिनकी उम्र 6 वर्ष थी। कुछ दिन पहले ही उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। कुछ समय बाद किसान दास ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी सुनीता से एक लड़की पैदा हुई। वो सौतेली माँ उन दोनों बेटियों से बहुत अधिक घृणा करती थी। वो उनसे घर का सारा काम करवाती थी और उन्हें भरपेट खाना भी नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। भाग्यवान, आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और मुझे खेतों की जुताई करनी है, लेकिन हमारे पास तो बैल भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अजी, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक उपाय है। भाग्यवान, कैसा उपाय? जल्दी बताओ। उधर खेतों की मिट्टी कठोर होती जा रही है। ये दोनों लड़कियां किस दिन काम आएंगी? आप इन दोनों लड़कियों को ही हल्के बैल के स्थान पर लगा दीजिए। दास अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उससे ज्यादा अपनी पत्नी के क्रोध से डरता था। उसके बाद दास अपनी पत्नी से डरकर बोला, अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता तो है ना कि मैं जितना कह रही हूँ बस आप उतना करो, वरना फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अंजी, नीना, तुम अपनी छोटी बहन को साथ में लेकर जाओ और फावड़े से सारा खेत जोत दो। थोड़ी देर में मैं भी आता हूँ। लेकिन दीदी, हम इतनी तेज बारिश में खेत की जुताई कैसे कर पाएंगे? बहन, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। थोड़ी देर बाद खेत पहुंचकर दोनों बहनें और दास खेत में काम करने लगे। धीरे धीरे दोपहर तक बारिश पूरी तरह से रुक गई। फिर सुनीता उन तीनों के लिए खाने को सूखी रोटी और प्याज लाई। मैं आप सबके लिए यह थोड़ी रोटियां लाई हूँ। आप इन रोटियों को खाकर फिर काम करना। फिर भी सब अपने अपने हिस्से की रोटियां खाकर दोबारा काम पर लग गए। शाम तक वो दोनों खेतों में काम करके अपनी कुटिया लौट आए। प्रिय, दिन भर खेतों का काम करके थकावट हो गई है। तुम मेरे लिए थोड़ा पानी और रात के खाने का इंतजाम करो। हाँ जी, ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। थोड़ा रुकिए। शीतल बेटी, तुम अपने पिता के लिए थोड़ा पानी लाओ, तब तक मैं तुम सबके लिए खाना परोसती हूँ। शीतल अपने पिता के लिए पानी लेने जाती है। थोड़ी देर बाद शीतल एक गिलास पानी लेकर आई। फिर दास ने पानी पिया। वाह बेटी, यह पानी तो बहुत ठंडा था। दरअसल पिताजी, पड़ोस की काकी ने आज सुबह ही हमें एक मटका दिया है। बस मैं ये पानी उसी मटके से लाई हूँ। बच्चों से बातें बाद में करिएगा, उससे पहले आकर खाना खा लीजिए। दास ने देखा कि उसकी पत्नी ने उसे 3 रोटियां दी है और अपनी सौतेली बेटियों को एक एक रोटी दी है। यह सब देखकर दास मन ही मन सोचने लगा, इनकी सौतेली माँ तो इन्हें रात को भी पेट भर भोजन नहीं देती। मैं रात को भी पेट भर भोजन खा लेता हूँ। अब मैं इनको अपने हिस्से की एक रोटी दे देता हूँ, वे आधी आधी खा लेंगी। सुनीता बिल्ली को भगाने वहाँ से चली जाती है। दास ने अपनी बेटी मीना को एक रोटी दी और कहा, बेटी, इस एक रोटी में तुम दोनों आपस में आधी आधी बांटकर खा लेना। लेकिन पिताजी, आप क्या खाएंगे? बेटी, अभी तो मेरे पास 2 रोटियां हैं, मैं उन्हें खा लूंगा। तुम दोनों उसकी चिंता मत करो। उन दोनों ने आपस में आधी आधी रोटियां बांटकर खा ली। भाग्यवान, अभी खेत में थोड़ा बहुत काम बाकी है, इसीलिए हम तीनों जा रहे हैं खेत में काम करने। थोड़ी देर में काम करके लौट आएंगे। जी ठीक है। उसके बाद वो तीनों साथ में खेत की ओर काम करने के लिए निकल पड़े।
माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ जरूर बेटी, क्यों नहीं, बताओ क्या बात है। माँ, आपको पता है, कल रात जब आप बिल्ली भगाने के लिए गई हुई थी, तभी पिताजी ने मीना और नीना को अपने हिस्से की एक रोटी दे दी थी, ताकि वह दोनों आपस में आधा आधा बांटकर खा सके। अच्छा बेटी, ऐसी बात है, फिर तो उन्होंने अच्छा नहीं किया। चलो ठीक है बेटी, आज रात मैं उन दोनों की खबर लेती हूँ। लेकिन आज रात सुनीता ने अपने पति को बस 2 रोटियां दी और दोनों सौतेली बेटियों को एक भी रोटी नहीं दी। यह सब देखकर दास को बहुत दुख हुआ। भाग्यवान घर का दरवाजा खुला हुआ है, तुम जाओ और उसे बंद करके आओ, क्योंकि रात में ऐसे दरवाजा खुला नहीं छोड़ते। दास ने अपनी पत्नी से बहाना बनाकर कुछ पल के लिए वहां से हटा दिया। फिर दास आज भी अपने हिस्से की 2 रोटियों में से एक रोटी उन दोनों को दे देता है और स्वयं भूखे पेट ही रह जाता है। अगली सुबह होते ही शीतल ने अपनी माँ को आज भी सारी सच्चाई बताई। अरे शीतल बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? लेकिन यह सब कब हुआ? यह लोग तो हर बार बच जा रहे हैं। अब मुझे कोई और योजना बनानी होगी। अरे ओ महारानियों, तुम दोनों दिन भर बैठकर बस मुफ्त का खाना खाती ही रहोगी क्या? कुछ काम धाम भी करोगी? हाँ जरूर, क्यों नहीं माँ, बताइए हम दोनों के लिए क्या काम है। घर में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, इसीलिए मीना तू जा और जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आ, और नीना कुटिया के बाहर थोड़ा कचरा बिखरा हुआ है, तू जाकर वहाँ की अच्छे से सफाई कर दे। फिर वो दोनों अपने अपने काम की तरफ निकल पड़ी। उसके बाद आज रात सुनीता ने किसी को एक भी रोटी नहीं दी। अगली सुबह होते ही दास ने अपनी बेटियों से कहा, तुम दोनों यहाँ से चली जाओ बेटियों, तुम्हारी सौतेली माँ तुम दोनों पर बहुत जुल्म करती है। कहीं भी जाकर अपना गुजारा कर लेना। अगर तुम्हारी किस्मत में सुख लिखा होगा तो तुम्हें सुख जरूर मिलेगा। अपने पिता की बात सुनकर उन दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे पिताजी। फिर वो दोनों बहनें चली जाती हैं और पूरे रास्ते आवाज लगाती जाती हैं, कोई हमें रख लो, कोई हमें रख लो, लेकिन उन्हें कोई नहीं रखता। फिर वो दोनों भटकते हुए जंगल पहुंचती है। जंगल में एक बूढ़ी माँ मिलती है। बेटी, तुम दोनों अकेले इस घने जंगल में कहाँ घूम रही हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? हमारी सौतेली माँ ने हम दोनों को घर से निकाल दिया। अब हम दोनों बस यूं ही इधर उधर भटक रहे हैं। क्या आप हमें अपने पास रख सकती हैं? हाँ हाँ बेटी, जरूर, क्यों नहीं। मैं अकेली ही इस छोटी सी कुटिया में रहती हूँ। मेरा बेटा और पति गुजर गए हैं। तुम दोनों मेरे पास रह जाओ। मेरे पास कुछ बकरियां हैं, तुम दोनों में से एक बकरी चला लेना और एक घर का काम कर लेना। उसके बाद वो दोनों बहनें बूढ़ी माँ के साथ उसकी कुटिया में रहने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर एक दिन, अम्मा मैं जा रही हूँ बकरियों को जंगल में चराने, शाम तक लौट आऊंगी। हाँ ठीक है बेटा। इतना कहकर मीना बकरियों को लेकर जंगल की ओर जाने लगी। वहीं दूसरी ओर बड़ी बहन नीना कुटिया के बाहर साफ सफाई कर रही थी। थोड़ी देर बाद एक व्यापारी इस रास्ते से गुजर रहा था। व्यापारी को बहुत जोरों से प्यास लगी थी। फिर व्यापारी ने नीना से कहा, बेटी मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है और इस घने जंगल में कहीं पानी नहीं मिलने वाला। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? उसके बाद नीना अंदर से पानी लेने चली गई। व्यापारी ने देखा कि नीना गरीबों जैसे फटे पुराने कपड़े पहनी हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद नीना व्यापारी के लिए पानी लेकर आई। यह लीजिए काका, आप इस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा लीजिए। किसी को पानी पिलाना सौभाग्य की बात है। फिर व्यापारी ने बड़े ही प्रेम से पानी पिया। उसके बाद व्यापारी कहने लगा, दरअसल बूढ़ी माँ मैं एक व्यापारी हूँ और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बूढ़ी माँ, मेरे पास धन दौलत सारी चीजें हैं, लेकिन कमी है तो बस एक संतान की।
मेरे पास कोई संतान नहीं है। मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अगर आप मुझे इस लड़की को अपने साथ ले जाने दोगी तो मैं इसकी देखभाल अच्छे से कर पाऊंगा। हाँ ठीक है बेटा, ये दोनों बहनें कुछ समय पहले ही मेरे पास आई थीं। इनके पास कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। ठीक है, तुम इसे ले जाओ। तुम्हारे पास ये मुझसे ज्यादा सुखी रहेगी, लेकिन जंगल में इसकी छोटी बहन मिलेगी जो बकरियां चरा रही होगी। तुम उससे पूछ लेना। अगर मैं इसकी बहन से मिला तो यह कभी मेरे साथ नहीं जाएगी, इसीलिए मुझे और सोचना होगा। हाँ ठीक है बूढ़ी माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर इसकी बहन से पूछ लूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, तो चलो जंगल से तुम्हारी बहन को भी साथ ले चलेंगे। ठीक है, हाँ हाँ जरूर। फिर व्यापारी नीना को लेकर अपने साथ जाने लगा, लेकिन उसकी बहन को साथ में नहीं लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद व्यापारी नीना को लेकर अपने घर पहुंच गया। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, जल्दी आओ, ये देखो आज मैं किसे घर लाया हूँ। अरे क्या हुआ, क्यों? घर आते ही सांड की तरह चिल्लाने लगे। अच्छा ठीक है, रुकिए आती हूँ। अरे अरे, आप ये किसी भिखारी का बच्चा साथ में उठा लाए हो? जरा देखो तो इसके कपड़े कितने फटे पुराने और गंदे हैं। भाग्यवान, हमारे पास तो एक भी संतान नहीं है, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे ही अपनी पुत्री के रूप में घर ले चलूं। अब तुम ज्यादा बातें मत करो, आज से यह हमारी बेटी है और हम इसके माता पिता हैं। वहीं दूसरी ओर छोटी बहन मीना इन सब बातों से अनजान जंगल से बकरियां चराकर घर लौटी। अम्मा, अरे ओ अम्मा, मैं बकरियां चराकर आ गई, अब थोड़ा आराम करती हूँ। वैसे अम्मा पता नहीं क्यों आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नीना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है वो अम्मा? बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम उस व्यापारी के साथ नहीं गई क्या? कहाँ है वो अम्मा? आप किस व्यापारी की बात कर रही हैं? वही व्यापारी जिसने तुम्हारी बड़ी बहन का पालन पोषण करने के लिए अपने साथ लेकर गया। फिर बूढ़ी माँ ने सारी बात मीना को बताई। अपनी बहन के जाने से मीना बहुत दुखी हुई। फिर वो रोने लगी। सीता स्वभाव की बड़ी ही कठोर थी। फिर उसने सोचा कि चलो कम से कम इस लड़की के आने से मुझे घर का काम तो नहीं करना पड़ेगा। अरे लड़की, तुम इस घर में आकर अपने आप को मालकिन मत समझना। यह तो हम लोगों का बड़प्पन है जो तुम जैसी भिखारन को अपने घर में रखे हैं। अब देखना बंद करो और मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। जल्दी से जाकर उनकी धुलाई करो। माँ, मैं तो सुबह से काम कर रही हूँ, अब बहुत थक गई हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ी देर बाद जाकर आपके सारे कपड़े धुल दूंगी। अरे अरे, इतनी हिम्मत जो तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। जल्दी जाकर कपड़ों की धुलाई कर, वरना तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगी। सीता दिन भर नीना से बिल्कुल मजदूरों की तरह काम करवाती थी। और उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन सुबह से काम ऐसा लगता है मेरी कमर टूट जाएगी। हे भगवान, सुबह से काम करते करते ऐसा लगता है आज मैं मर ही जाऊंगी, और ऊपर से माँ मुझे और काम दे रही है। इससे अच्छा था कि मैं इस घर में ही ना आती। मैं इस घर में और नहीं रह सकती, वरना यह लोग मुझे मार डालेंगे। इसके बाद नीना उस घर से जाने लगी। काफी दूर जाकर एक गांव के चौपाल पर दुखी होकर बैठती है। तभी उसके पास उसी राज्य का राजा आया। मैं काफी देर से देख रहा हूँ, तुम दुखी होकर इस चौपाल पर बैठी हो। तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर पाऊं। हाँ महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया अब आप मेरी कुछ सहायता कीजिए। उसके बाद नीना महाराज को सारी सच्चाई बताने लगी। सारी सच्चाई सुनने के बाद महाराज का दिल नीना के लिए पिघल गया। हाँ लड़की,
तुम्हारे साथ तो सबने मिलकर बहुत गलत किया, लेकिन तुम चिंता मत करो और मैं तुम्हें आश्रय दूंगा। मेरी एक बेटी है जो तुम्हारी ही उम्र की है और मुझे एक दासी की जरूरत है। तुम मेरे साथ चलो। तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, फिर मैं उसके बदले तुम्हें कुछ धन दे दिया करूंगा और तुम हमारे साथ राजमहल में रह जाना। ठीक है महाराज, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो ना जाने मेरा क्या हाल होता। आप तो मेरे लिए भगवान के रूप में आए हैं। महाराज नीना को लेकर अपने राजमहल चले गए। वहीं दूसरी ओर मीना भी अपनी बहन से बिछड़ने के बाद दुखी रहा करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। कुछ वर्षों बाद दोनों बहनें बड़ी हो गई। अब वो 20 वर्ष की हो चुकी थी। फिर एक दिन बेटी, लगता है अब मेरे जाने का समय आ चुका है। मेरे मरने के बाद तुम चिंता मत करना। अम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा? मीना के इतना कहते ही बूढ़ी माँ की आंखें बंद हो गईं और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बूढ़ी माँ बिना हिले डुले बस वैसे ही पड़ी रही। अब मीना समझ चुकी थी कि अम्मा इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद मीना उठकर रोने लगी। बूढ़ी अम्मा के जाने के दुख में ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद मीना ने अपनी जीविका चलाने के लिए चूड़ी बेचने का काम शुरू किया। चलो, चूड़ियाँ बेचकर इतने पैसे तो मिल ही जाते हैं कि कम से कम मैं 2 वक्त की रोटियां खा पाऊं। अब कल सुबह होते ही पड़ोस के राज्य में चूड़ी बेचने जाऊंगी। अगली सुबह होते ही मीना अपनी चूड़ियां लेकर पड़ोस के राज्य में पहुंची। चूड़ियाँ ले लो, बिल्कुल मजबूत और रंग बिरंगी चूड़ियाँ। मीना के चूड़ियां बेचने की आवाज राजकुमारी चित्रा ने सुनी। दासी, लगता है राज्य में कोई नई चूड़ी बेचने वाली आई है। तुम उसे बुलाकर लाओ, मुझे चूड़ियाँ खरीदनी है। ठीक है राजकुमारी, मैं अभी बुलाती हूँ। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ मजबूत और रंग बिरंगी चूड़ियाँ। अरे ओ चूड़ी वाली बहन, जरा इधर तो आओ। हमारी राजकुमारी तुमसे चूड़ियाँ लेना चाहती है। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं बहन, चलो फिर चलते हैं। मीना अपनी बहन मीना को लेकर राजमहल में राजकुमारी के पास आने लगी। लेकिन मीना ने अपनी बड़ी बहन मीना को नहीं पहचाना, क्योंकि जब वो एक दूसरे से बिछड़ी थी तब वो दोनों बहुत ज्यादा छोटी थी और अब वो दोनों बड़ी हो चुके हैं। राजकुमारी, यह वो चूड़ियाँ बेचने वाली बहन है। इन सब चूड़ियों में से आपको जो अच्छा लगे आप ले लीजिए। लगता है तुम इस राज्य में पहली बार चूड़ियाँ बेचने आई हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहली बार देखा है और मेरी पहचान सारी चूड़ियाँ बेचने वालों से है। हाँ राजकुमारी, मैं पड़ोस के राज्य से आई हूँ। इस राज्य में चूड़ियाँ बेचने तो ठीक है, मुझे यह नीले रंग वाली 5 दर्जन चूड़ियाँ दे दो। ठीक है राजकुमारी। इतना कहकर मीना राजमहल से जाने लगी, अपनी बाकी बची चूड़ियां बेचने। थोड़ी देर बाद मीना की सारी चूड़ियां बिक गई। फिर वो जंगल के रास्ते घर की ओर आने लगी। चलो, आज तो थोड़ी अच्छी खासी कमाई हो गई। मैं सोच रही हूँ थोड़ा धन और इकट्ठा करके अपने लिए 2 गाय ले लूं। दिन भर वो घर पर रहेंगी और सुबह शाम मैं उन्हें चारा देती रहूंगी। फिर वो उसके बदले मुझे थोड़ा बहुत दूध भी दे देंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अगली सुबह होते ही रोज की तरह आज भी मीना उस राज्य में चूड़ियां बेचने गई। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ। मीना के हाथों की मजबूत और रंग बिरंगी चूड़ियाँ। लगता है जो कल चूड़ियाँ बेचते आई थी वो आज भी आई है। कल वाली चूड़ियाँ मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी, इसीलिए तुम जाओ और उस चूड़ी वाले को बुला लाओ। मुझे दूसरी चूड़ियाँ चाहिए। अरे वाह, चूड़ी बेचने वाली, तुमने जो कल मुझे चूड़ियाँ दी थी ना, वो मुझे पसंद नहीं आई, इसीलिए मुझे दूसरी चूड़ियाँ दे दो। हाँ हाँ जरूर राजकुमारी, क्यों नहीं। आपको कल वाली चूड़ियाँ पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको दूसरी चूड़ियाँ दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको नीली वाली चूड़ियाँ कैसी लगी? नहीं, मुझे ये भी अच्छी नहीं लगी, मुझे वो लाल वाली चूड़ियाँ दे दो, वो अच्छी लग रही है। ठीक है राजकुमारी,
मैंने ये लाल वाली चूड़ियां ले ली हैं। इन चूड़ियों के बदले कितने आने हुए हैं तुम्हारे? राजकुमारी 10 आने हुए हैं। सीता तुम राजकोष से 10 आने लाकर दे दो। नीना राजकोष से धान लेने चली जाती है और थोड़ी देर बाद 10 आने लाकर मीना को देती है। तभी मीना ने अपनी बहन नीना के हाथों पर वो जन्म चिन्ह देखा। अब मीना अपनी बहन नीना को पहचान चुकी थी और वो फूट फूट कर रोने लगी। अरे मेरी प्यारी बहन नीना, तुम इतने वर्षों से इस राजमहल में थी, लेकिन तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? अरे अरे, मैं आपकी बहन नहीं हूँ। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? मैं तुम्हें पहचान चुकी हूँ। तुम मेरी ही बहन हो, क्योंकि जब मेरी बहन छोटी थी तब उसके भी हाथों पर ठीक ऐसे ही जन्म चिन्ह था जैसा कि तुम्हारे हाथों पर है, लेकिन उसे एक व्यापारी लेकर चला गया। तब से अपनी बहन को ढूंढते ही रह गई और आज तो मुझे मिल ही गई। व्यापारी वाली बात सुनकर नीना को सब कुछ याद आ चुका था और वह भी रोने लगी। मैं आपसे बिछड़ने के बाद हर समय आपको ही याद करती रहती थी। दीदी, मेरी प्यारी दीदी, दीदी। अब दोनों बहनें एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थीं। फिर मीना नीना को अपने साथ अपने घर ले गई। और दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहने लगी।